हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका AMIS स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उत्तराखंड का जो लेक्चर वाला जो एग्ज़ाम है प्रपोज्ड, उसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो उसी सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाते हैं और नए 25 क्वेश्चंस और देखते हैं। ठीक, होपफुली आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। ठीक है, तो देखिए आज भी हम लोग इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये लोक सेवा आयोग द्वारा बनाए गए ही क्वेश्चन हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पेपर जो बनते हैं वो रिपीट भी होते हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, उत्तराखंड का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है। देखिए उत्तराखंड में आप जानते ही हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है और हिमालयन रीजन में कई सारे ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं, जिसमें से गंगोत्री ग्लेशियर का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है, गंगोत्री इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर की है। ठीक है, तो ग्लेशियर एक इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, रिवर्स का। तो गंगोत्री से निकलती है कौन सी नदी, गंगा। ओके, तो पहले का आंसर होगा आपका गंगोत्री ग्लेशियर। तो कोशिश करिएगा कि उत्तराखंड में पाए जाने वाले जो भी ग्लेशियर्स हैं उन सब के बारे में आप पता करिए। और तो और साथ ही साथ जो मेन ग्लेशियर होता है उसके साथ साथ जो सहायक ग्लेशियर्स होते हैं यानी कि ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स, उसके बारे में भी आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस उसके ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स से भी आ जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषार्थ नामक पत्रिका के संपादक निम्न में से कौन से थे। बद्रीदत्त पांडे, गिरिजादत्त नैथानी, सदानंद कुकरेती और देवी दत्त त्रिपुड़ी। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। अगर दोबारा एग्जाम में आता है तो गिरिजादत्त नैथानी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो मान के चलिए कि उत्तराखंड में भी कई सारे संपादक, कई सारे लेखक हुए हैं, उनमें से भी क्वेश्चन बनने की संभावना लगभग हर एग्जाम्स में रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के किस जिले में कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंदिरों की भरमार है उत्तराखंड में। ठीक है, तो थोड़ा याद रखना इसको टफ रहता है, लेकिन बार बार रिवाइज किया जाए अगर चीज़ों को तो चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग या अल्मोड़ा। तो कार्तिक स्वामी का मंदिर स्थित है आपके रुद्रप्रयाग जिले में। ठीक, अच्छा सवाल है, अगर आए तो दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई। देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो प्रोग्राम है ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, जबकि उत्तराखंड में भी इसको चलाया गया है वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट के नाम से। ठीक है, तो सवाल का जो जवाब है वो तो है आपका अक्टूबर 2021 से ये योजना शुरू की गई थी, लेकिन उत्तराखंड में वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट के नाम से इसको शुरू किया गया था। ओके, तो आप जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है। पर्पस है कि उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले या प्रोड्यूस होने वाले जो भी प्रोडक्ट है उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है ना, एक एक्सेस को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो उत्तराखंड में ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं जो अपनी पहचान को लेकर मोहताज हैं, तो वो मोहताजी खत्म करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। वोकल फॉर लोकल है ना का जो वो है उसको बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है इसका सी, अक्टूबर 2021 इज द राइट आंसर। इसी से संबंधित और भी कई सारे फैक्ट्स होंगे है ना, कि सबसे पहले किस प्रोडक्ट को वो दिया गया, तो उससे संबंधित भी चीज़ों को आप कवर करने की कोशिश कीजिएगा अपनी पढ़ाई के दौरान। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, उत्तराखंड में हिमालय की रेंज पास होती है और उत्तराखंड वाला जो पार्ट है हिमालयास का वो भी मतलब वर्ल्ड की टॉलेस्ट पीक्स में से एक है। ठीक है, जिसमें सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है, नंदा देवी, ये आप जानते ही हैं। कुमाऊं हिमालय का पार्ट मानी जाती है। फिलहाल पूछा गया है सवाल में कि सेकंड हाईएस्ट जो पीक है वो कौन सी है, तो उसका जवाब है आपका कामेत। ठीक, कामेत की जो ऊंचाई है वो है 7756 मीटर्स। तो इस ऊंचाई के साथ उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कामेत है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि कामेत उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। फाइन, अगला सवाल, टेहरी राज्य को भारतीय गणराज्य में कब सम्मिलित किया गया था। आसान सा सवाल है, आप जानते ही हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान ऐसे कई सारी देसी रियासतें थी पूरे भारत में,
तो टिहरी रियासत भी उनमें से एक थी। आप ये भी जानते हैं कि किस प्रकार से कैबिनेट मिशन में ये छूट दी गई थी कि जब कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा बनाई गई थी, जो संविधान सभा संविधान बनाएगी उसमें उस बने हुए संविधान को जबरन इन देशी रियासतों पर लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो लेकिन अगर ये देशी रियासतें भारतीय गणराज्य में नहीं मिलती तो कहाँ जाती? ठीक, तो इसी तरह एक एक करके जितनी भी देशी रियासतें थी, और उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। जो जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, तो टिहरी राज्य जो था ये भारतीय गणराज्य में कब शामिल हुआ? 1949 को। इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, लेकिन सवाल आसान है क्योंकि ये कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि क्या था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, रम्माण को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? उत्तराखंड में ऐसी 3 विरासत हैं जो धरोहर सूची के रूप में यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल हैं। 2009, 2011, 2008 और 2012। तो रम्माण फेस्टिवल है एक। ठीक, तो इसका जवाब है 2009 यानी कि 2009 में। इसके अलावा 2 और भी हैं, वो आपको पता ही है, रिवाइज करते रहिएगा, गलत नहीं होना चाहिए सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, किस तिथि को नागेंद्र सकलानी को शहादत प्राप्त हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधे डेट पूछी गई है। तो डायरेक्ट डेट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी खतरनाक होते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो गलत होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। आंसर इसका है सी, 11 जनवरी 1948 को नागेंद्र सकलानी को शहादत प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव विहार हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए जाना जाता है? यानी कि फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। तो उत्तराखंड में कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, काफ़ी ऊंचाई पर भी हैं। तो जो स्नो लेपर्ड है वो एक खास ऊंचाई पे पाया जाता होगा। ठीक, तो इसका आंसर है गोविंद वन्य जीव विहार, जो कि उत्तरकाशी में है। इंपॉर्टेंट है, हो सके तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, इन सब के बारे में जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं पढ़ के जाइएगा। साथ ही साथ भारत में भी कई सारे नेशनल पार्क्स हैं, वहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, इट शुड बी रिवाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। उत्तराखंड में वनराजी जनजाति का संबंध निम्न में से किस जिले से है? उत्तराखंड में कई प्रकार की जनजातियां भी निवास करती हैं। खास तौर पर अगर मैं कुमाऊं की बात करूं तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो पाया जाता है आपका उधम सिंह नगर जिले में। अब गढ़वाल की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी देहरादून जिले में भी कई इंपॉर्टेंट जो है जौनसारी वो पाई जाती है। इस सवाल में पूछा गया है वनराजी नाम की जो जनजाति है उसका संबंध मुख्य रूप से किस जिले से है? तो इसका जवाब है, आसान सवाल है ये भी, आपको पता ही होगा, पिथौरागढ़ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पिथौरागढ़ में पाई जाती है क्या? जनजाति। तो जनजाति के संबंध में भी आपको ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए, उनका कल्चर, उनके प्रमुख देवता, उनके प्रमुख मंदिर और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं इन जनजातियों की, उसके संबंध में भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हो सके तो इसको भी कई बार आप रिवाइज करिए। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है, फैक्चुअल है, याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर निम्न में से कौन सा कर लगा रखा था? आप भली बात ही जानते हैं कि उत्तराखंड का जो कुमाऊं वाला रीजन है उसमें गोरखों ने 1790 से लेकर 1815 तक शासन किया था। इतिहास से हमको पता चलता है कि बड़ा ही अत्याचारी किस्म का शासन चल रहा था यहाँ पर। तो कई प्रकार के टैक्सेस भी इम्पोज कर रखे थे इन लोगों ने। लगभग ऐसी कोई चीज़ थी नहीं जिसमें इन्होंने टैक्स ना लगा रखा हो। तो ये सारे टैक्स गोरखों के समय के तो हैं, लेकिन पूछा गया है कि चमड़े की वस्तु पर लगाने वाला जो कर था, लगा जाने वाला कर था, उसका नाम क्या है? तो वो है मिझाड़ी। देख रहे हैं ना, इन्होंने कई प्रकार के टैक्स लगाए थे। तो आप गोरखों के काल को भी पढ़िए, उनके शासन व्यवस्था को भी पढ़िए, सुब्बा क्या हुआ करते थे ये भी आपको पता चलेगा। तो आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री को थोड़ा डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा अगर उत्तराखंड में एग्जाम को पास करना है तो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है उत्तराखंड स्पेशल स्टडीज़ का। क्वेश्चन नंबर 12, वनों के बेहतर प्रबंधन की जरूरतों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 में किस देश के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना की थी? दिस क्वेश्चन इज सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि बात हो रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। आंसर इसका है जर्मनी, लेकिन क्वेश्चन इसको मैं टफ मानूंगा
पहले आ चुका है, संभवतः हो सकता है रिपीट हो, तो गलत नहीं करेंगे आप, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक वायु या सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? आप जानते ही हैं भली भांति कि उत्तराखंड की कल्चरल एक्टिविटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो यहाँ पर खाए जाने वाले जो भोजन है वे, पहने जाने वाले परिधान, ठीक है, इस प्रकार के जो यंत्र हैं, है ना, उन सब से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखिए, वेणाई, भकोरा, रणसिंघा, नागफनी। सुशिर वाद्य यानी कि जो फूंक मार के नहीं बजाया जाता है, सवाल उससे आया है। तो इसका सीधा सा आंसर है वेणाई। वीणा आपने देखी होगी, उसी से आप समझ सकते हैं कि ये फूंक मार के तो नहीं बजाई जा सकती, इसको हाथों से बजाया जाता है। तो इसका सही जवाब है क्या? वेणाई। लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक चीज नहीं दिखा रहा है, आपको इन सबसे संबंधित चीजें भी पढ़नी होंगी कि कौन कौन से वाद्य यंत्र यहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड के निम्न नगरों में से कौन सा सर्वप्रथम अस्तित्व में आया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है इसका अल्मोड़ा। मैं चाहूंगा कि आप इस टॉपिक को पढ़ें और हो सके तो कुछ इंफॉर्मेशन शेयर भी करें कमेंट बॉक्स के थ्रू, ठीक है, तो थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होगा आप लोगों में। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड में निम्न दर्रों में से कौन सा काली नदी के उद्गम स्थल के निकट है? ठीक है, हिमालयन स्टेट है उत्तराखंड, कई सारे दर्रे यानी कि पासेस मौजूद हैं, और कुछ दर्रे ऐसे हैं जिसके निकट से नदियां भी निकलती हैं। तो यही सवाल पूछा गया है कि जो काली नदी निकलती है कुमाऊं वाले इलाके में, वो किस दर्रे के निकट है? नीति पास, माणा पास, लिपुलेख या मिलम? ठीक है, अच्छा सवाल है, आप इसको समझिएगा। आंसर है इसका क्या? लिपुलेख। लिपुलेख के निकट से निकलती है कौन सी नदी? काली नदी। वेरी इंपॉर्टेंट, नदियों के बारे में पढ़ के जाएंगे, पासेस के बारे में पढ़ के जाएंगे। ओके, रिवीजन आपने जितनी बार किया है वैसे वैसे आप सफलता के निकट पहुंचते जाएंगे। ओके, निम्न में से कौन सी एक हिमनद, ये देखिए, ये जो ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स हैं उसके नाम है गंगोत्री के। देखिए, रक्त वर्ण, श्वेत वर्ण, पीला पानी, चतुरंगी, दीज आर द नेम ऑफ ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स। ये क्या है? ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर है, यानी कि सहायक ग्लेशियर है। किसके हैं? गंगोत्री ग्लेशियर के ये सहायक ग्लेशियर्स हैं। जिस तरह से नदियां एक पूरा सिस्टम बनाती हैं, जैसे अगर गंगा रिवर सिस्टम है तो गंगा में सिर्फ गंगा अकेली नदी नहीं है, उसमें कई सारी नदियां आकर मिलती हैं। तो यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इसी तरीके से अगर हमें इस बात पर यकीन है कि नदियों की सहायक नदियां होती हैं, तो हमें इस बात का भी यकीन करना पड़ेगा कि ग्लेशियर के भी ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स होते हैं जो उसको फीड करते हैं। ठीक है, तो अगर गंगोत्री ग्लेशियर ये है मान लीजिए, तो इसी से अटैच होगा क्या? कई सारे ग्लेशियर इससे अटैच होंगे। ठीक है, और बड़े मजे की बात यह है कि ग्लेशियर्स भी क्या करते हैं? कई प्रकार के लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? लैंडफॉर्म, यानी कि भू आकृति। तो हैंगिंग वैली का नाम सुना होगा आपने। हैंगिंग वैली यानी कि लटकती हुई घाटी, इसी से होती है। किससे? ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स के इरोजन एक्टिविटीज की वजह से क्या बनती है? लटकती हुई घाटी, यानी कि हैंगिंग वैली। इसी तरीके से यू शेप वैली का भी उदाहरण किस प्रकार के लैंडफॉर्म का है? जो ग्लेशियर के द्वारा क्रिएट किया गया होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी की क्लास जब हम करेंगे तब ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको क्लियर करूंगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में, उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? ये देखिए, मंदिर से एक और क्वेश्चन उठाया हमने। डांगसेरा, हलीसैंण, रानीखेत या पाबो? तो इसका आंसर है आपका डांगसेरा। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजेंगे आप कि डांगसेरा है कहां पर, उत्तराखंड में कहां पर है ये। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? देखिए, उत्तराखंड की हिस्ट्री की काफी इंपॉर्टेंस है, खासतौर पे उत्तराखंड के अगर किसी एग्जाम को पास करना है तो देखिए, रामायण, महाभारत, रघुवंश या ऋग्वेद। सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी, इसकी जानकारी हमको मिलती है कहां से? महाभारत से मिलती है। किससे मिलती है? महाभारत से मिलती है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो देखिए, उत्तराखंड राज्य बनने की जो प्रक्रिया है ये काफ़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, टाइम टेकिंग प्रक्रिया है। ओके, तो उत्तराखंड राज्य के बनने से पहले भी कई सारे संगठन और परिषद बन रही थी। उनमें से एक था क्या, पर्वतीय राज्य परिषद। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जून 1967 को। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी से संबंधित और भी कई सारे संगठन हैं जो उत्तराखंड राज्य बनने से पहले बन चुके थे, तो उसके संबंध में भी आप पूरी जानकारी रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इनटू सीक्वेंस, अर्थात निम्न जो संगठन या परिषद बने हुए हैं उनको क्रम में लगाना होता है कि वो कब बने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20, डोला पालकी आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था? ठीक है, कई प्रकार के आंदोलन भी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, जिसमें से डोला पालकी आंदोलन का भी प्रमुख स्थान है। ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, क्षत्रियों से था, अनुसूचित जनजाति से था या दलित से था? तो इसका आंसर है दलित। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार रिपीट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था? अशोक के एडिक्ट का अपना महत्व है भारत के इतिहास में। इंडियन हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो अशोक के अभिलेखों के बारे में भी आपको पढ़ना होता है। अशोक ने अभिलेख भारत अपने साम्राज्य में कई जगह स्थापित किए थे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अलग भाषा में था और भारत के दूसरे हिस्सों में वो अलग भाषा का इस्तेमाल करते थे। इस चीज़ का ख्याल रखा गया था कि वहाँ के लोग किस प्रकार की भाषा को बोलते हैं, ताकि वो जो बात अशोक लिखना चाह रहा है वो उसको पढ़ सके। उत्तराखंड में सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो अशोक का कालसी अभिलेख माना जाता है, जो कि देहरादून में है। ये लिखा गया है आपकी ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। तो ये टॉपिक अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है एंशिएंट इंडिया का, जिसको आपको पढ़ना ही होगा। ओके, तो ये जो लेक्चर चल रहा है अभी मेरे साथ जो आप पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड का लोअर पीसेस का भी फॉर्म आया हुआ है, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो वे लोग जो लेक्चरशिप का एग्जाम देंगे, मान के मैं चल रहा हूँ कि एलिजिबल जो लोग होंगे वो उत्तराखंड लोअर पीसेस वाला एग्जाम भी ट्राई कर सकते हैं। तो उस केस में आपको हिस्ट्री अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से पर्पस आपका सॉल्व हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता? अब देखिए, उत्तराखंड की कल्चरल एक्टिविटीज से एक और क्वेश्चन, धागुल, गोखले, पोंची या मुरखली। तो हाथ में कौन सा नहीं पहना जाता? ये सारे हाथ वाले हैं। पोंची हाथ में पहनी जाती है विवाहित महिलाओं के द्वारा, ये सब हाथ वाले हैं। मुरखली जो है वो संभवतः कान में पहनी जाती है। ठीक है, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 23, शौका समुदाय को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, आसान है। इसका आंसर है क्या? भोटिया। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 24, ये देखिए, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल विभाग निम्न में से कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृषि विभाग, श्रम विभाग, नियोजन विभाग या इनमें से कोई नहीं? अच्छा सवाल है, हो सके तो एक बार इसकी जानकारी इकट्ठा करिए कि क्या काम करता है। आंसर इसका क्या है? कृषि विभाग। आज का लास्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में प्रथम खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका जवाब है 2001। तो ये कुछ 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए और ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के हाल ही में जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी उनमें से लिए गए हैं। तो आपको पता चलता है कि सबसे अच्छा मॉडल पेपर वही होता है जो स्वयं लोक सेवा आयोग का हो। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं बच्चों को कनेक्ट कर सकूं कि रिसेंट ट्रेंड जो आयोग का है वो क्या चल रहा है। तो होपफुली आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।